નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, 14મી ગુજરાત વિધાનસભાના 10મા સત્રમાં આજના દિવસે હાથ ધરાયેલ કાર્યવાહીના સંકલિત અંશો લઈને અમે ઉપસ્થિત થયા છીએ લોકશાહીના ધબકારા કાર્યક્રમમાં। તો આવો નિહાળીએ લોકશાહીના ધબકારા। ભારતના સન્માનીય રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમાન રામનાથ કોવિંદજી ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહ ખાતે આવી પહોંચતા ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રીમાન આચાર્ય દેવવ્રતજી, વિધાનસભા અધ્યક્ષા ડૉક્ટર નીમાબેન આચાર્ય અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તેમનું સ્વાગત અભિવાદન કર્યું। भारत के सम्मानीय राष्ट्रपति श्री इस सदन में पधारे हैं। अनुरोध करते हैं गुजरात विधानसभा के मान्यवर अध्यक्ष महोदया डॉक्टर श्रीमती नीमाबेन आचार्य को इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन हेतु। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी और गुजरात राज्य के राज्यपाल आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी का मैं स्वागत करती हूँ। गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय श्री सुखराम भाई, विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई, हमारे संसदीय मंत्री श्री राजेंद्र भाई और विधानसभा के एवं सभी सदस्यगण और पूरे हमारे मंत्रीगण और विशेष तौर से हमारे यहाँ 13 महिला सदस्य भी हैं और बहुत लोकप्रियता प्राप्त करके निडरता से हार्ड वर्क के सब लोग बहुत अच्छे से अपने अपने विस्तार में काम करते हैं। ऐसे सभी हमारे विधानसभा के माननीय सदस्यगण और प्रशासन के सभी अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों और सब आए हुए महानुभावों, सबकी ओर से सर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अहिंसा के पुजारी और सत्य के साधक राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, अखंड भारत के निर्माता व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुख्य सेवक पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज की इस पावन भूमि पे आपको मैं वंदन करती हूँ। हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की क्षण है जब गुजरात विधानसभा के इतिहास में पहली बार देश के राष्ट्रपति इस संबोधित करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जब देश में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब गुजरात विधानसभा के आमंत्रण पर हमारे सदन पे रहने पर, उपस्थित रहने पर और हमें मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हूँ, उनको वंदन करती हूँ। गुजरात विधानसभा के इतिहास में विदेश उद्देश्य के साथ अब तक 6 विशेष बैठक बुलाई गई है, सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली और आज हम खास आज़ादी के अमृत महोत्सव पे यहाँ पे डायमंड जुबिली के इस अवसर पे हमने विशेष सदन अपने आदरणीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके मार्गदर्शन में बुलाया है। गुजरात राज्य सुख, शांति और स्थिर शासन का पर्याय है। विकास के हर क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर रहने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है। गुजरात की इस छवि के पीछे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अन्य सभी महानुभावों का कुशल और दूरंदेशी नेतृत्व रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को तहत बुलाई गई कि गुजरात विधानसभा की इस विशेष बैठक में शामिल होने का मेरा आमंत्रण स्वीकार करते हुए जो अपना बहुमूल्य समय दिया और वे आज हमारे सदन में हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, इस अवसर पर मैं पुनः तहे दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ और साथ ही साथ सदन में उपस्थित रहने के लिए हमारे आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत को भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ। आतिथ्य सत्कार की गुजरात की संस्कृति को बरकरार रखते हुए अब निवेदन है अध्यक्ष महोदया से, आप सम्मानीय राष्ट्रपति श्री को श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट कर आपका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। अध्यक्ष महोदया से फिर एक बार निवेदन है कि आप गुजरात राज्य के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी को भी श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट कर उनका भी अभिवादन करें। हमारा परम सौभाग्य है कि आज भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी इस सदन में उपस्थित हैं। आदर से आमंत्रित करते हैं सम्माननीय राष्ट्रपति श्री को, आप अपने प्रेरणादायी विचारों से इस सदन का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। गुजरात विधानसभा के इस विशेष सत्र में
प्रमुख रूप से उपस्थित आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री सुखराम राठवा जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, लोकतंत्र के इस मंदिर में आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे बापू की जन्मभूमि गुजरात की इस पावन धरती पर आने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए। यह एक महत्वपूर्ण संयोग है कि गुजरात की विधानसभा का यह समारोह तब आयोजित हो रहा है जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी और उसके अमृत महोत्सव के संदर्भ में गुजरात से अधिक उपयुक्त कोई और स्थान नहीं है। स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले लोगों में गुजरात क्षेत्र के निवासी अग्रणी थे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारतीयों के अधिकारों के लिए दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसी विभूतियों ने आवाज़ उठाई थी। उस संघर्ष को गुजरात के लोगों द्वारा निरंतर मजबूत बनाया गया और अंततः वो लड़ाई महात्मा गांधी जैसे युग प्रवर्तक के मार्गदर्शन में भारत की स्वतंत्रता के रूप में फलीभूत हुई। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, अपितु संपूर्ण विश्व को एक नई राह, एक नूतन सोच और एक नवीन दर्शन का उद्बोध कराया। आज जब भी विश्व में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तब बापू के मूल मंत्र अहिंसा के महत्व का एहसास किया जाता है। देवियों और सज्जनों, गुजरात का इतिहास अद्वितीय रहा है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इस भूमि को सत्याग्रह की धरती भी कहा जा सकता है। सत्याग्रह अर्थात सत्य का आग्रह, यह मंत्र विश्व भर में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र के रूप में स्थापित हुआ। बारडोली सत्याग्रह, नमक आंदोलन और दांडी मार्च ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नया स्वरूप तो दिया ही, साथ ही विद्रोह की अभिव्यक्ति और जन आंदोलन के संचालन को भी एक नया आयाम दिया। बारडोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक महान जननायक का भी उदय हुआ। देवी और सज्जनों, लौह पुरुष सरदार पटेल ने आज़ाद भारत को उसका एकीकृत स्वरूप प्रदान किया और प्रशासन की आधारशिला को मजबूत बनाया। नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसे हम सब लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। परंतु देशवासियों के हृदय में सरदार पटेल का कद उससे भी ऊंचा है। उनकी वह प्रतिमा भारत के उस महान सपूत की स्मृति में कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी गुजरात ने अहम भूमिका निभाई है। नरसिंह मेहता की भक्ति से सिंचित इस धरती पर अध्यात्म का प्रचुर प्रभाव रहा है। उनका भजन वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी गीत बन गया था। इस भजन ने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद को प्रसारित किया। पूरी मानवता के प्रति समदृष्टि के परिवेश में गुजरात में पली बढ़ी हंसाबेन मेहता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रावधानों में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया।
वे उन 15 महिलाओं में से थीं जिन्होंने संविधान सभा के सक्रिय सदस्यों के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। देवियों और सज्जनों, गुजरात के लोगों की उदारता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में सभी पंथों और समुदायों के लोग बंधुता के साथ आगे बढ़ते रहे। पालीताना और गिरनार के जैन मंदिरों से लेकर बड़नगर के बौद्ध विहार तक तथा सोमनाथ के मंदिर से लेकर उड़वाड़ा के पारसी अग्नि मंदिर तक हमें गुजरात की विविधता में एकता के दर्शन कराते हैं। चाहे सदियों पहले सोमनाथ पर हुए अनेक आक्रमण हों या 20वीं सदी में भुज भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, संघर्षों के बीच विकसित यह धरती सदैव पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दृढ़ होकर उभरती रही है। आधुनिक युग में भी विज्ञान के क्षेत्र में गुजरात का उल्लेखनीय योगदान रहा है। जहां होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वहीं अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय विज्ञान विशेषकर भारत के स्पेस रिसर्च के मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित हैं। सन 1960 में अपना अलग अस्तित्व बनाने के बाद आप सबका यह प्रदेश विकास के पथ पर इंटरप्राइज और इनोवेशन के जरिए अग्रणी रहा है। इस राज्य की सतत आर्थिक प्रगति के लिए मैं सभी पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनकी सरकारों के योगदान की सराहना करता हूँ। गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूँ। गुजरात की धरती पर आरंभ हुए व्हाइट रेवोल्यूशन द्वारा पोषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दूध के कुल उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से आज भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात की मिल्क कोऑपरेटिव्स इस सफलता की अग्रदूत रही है। गुजरात में सहकारिता की संस्कृति की सफलता का लाभ पूरे देश में और भी अधिक प्रसारित हो, इस दृष्टि से केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और मुझे खुशी है कि उसकी जिम्मेदारी भी आपके गुजरात के ही श्री अमित भाई शाह को दी गई है। देवियों और सज्जनों, जब गुजरात की एक नए राज्य के रूप में स्थापना की गई, उसके बाद इस विधानसभा ने राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक कदम उठाए। गुजरात पंचायत विधेयक 1961 और गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की गई। बाद में गांधी जी के विचारों के अनुरूप पंचायती राज प्रणाली को एक संविधान संशोधन के जरिए पूरे देश में कार्यान्वित किया गया। राज्य के आरंभिक दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे श्री बलवंत राय मेहता जी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी तथा पंचायती राज व्यवस्था के निर्माताओं में से गिना जाता है। गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी देश में सराहना होती है। यह उल्लेखनीय है कि गुजरात एकमात्र राज्य है जहां विधानसभा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकास को प्रोत्साहन करने के लिए गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 1999 पारित किया गया। भविष्य उन्मुखी कानून बनाने की दिशा में इस विधानसभा द्वारा पारित गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 भी उल्लेखनीय है। पर्यावरण अनुकूल जैविक खेती के प्रसार में अपनी आस्था को कार्य रूप देने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में गुजरात सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गुजरात की बहुआयामी प्रगति के लिए अनेक प्रभावी अधिनियमों को पारित करने के लिए गुजरात की विधानसभा के वर्तमान और भूतपूर्व सभी सदस्य सराहना के हकदार हैं। आज मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य तथा सभी विधायकों को विशेष बधाई देता हूं। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य की नियुक्ति से इस राज्य को पहली महिला स्पीकर प्राप्त हुई है।
इस उपलब्धि के लिए भी मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवियों और सज्जनों, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 25 नवंबर 2020 को मुझे केवड़िया में सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों की ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन का अवसर मिला था। भारत में संसदीय प्रणाली को दिशा देने वाली 2 विभूतियां गुजरात की धरती ने ही प्रदान की हैं। आज़ादी हासिल करने के पहले वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय श्री विट्ठल भाई पटेल गुजरात के ही थे। इस विधानसभा भवन का नामकरण भी विट्ठल भाई पटेल की स्मृति में किया जाना सर्वथा तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है। आज़ादी के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म स्थान और कर्म स्थल भी गुजरात का ही ये क्षेत्र रहा है। देवियों और सज्जनों, वस्तुतः भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असाधारण जीवन यात्रा में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि बड़ौदा में ही बाबा साहब ने अस्पृश्यता और भेदभाव का अंत करने का संकल्प लिया था। समानता के उस ऐतिहासिक संकल्प को हासिल करना हम सबकी सामूहिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप सभी विधायकगण अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र और प्रदेश की जनता आप सबको अपना भाग्य विधाता मानती है। आपके क्षेत्र के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। देवियों और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विकास का यह मॉडल देश के किसी भी क्षेत्र एवं राज्य में कार्यान्वित किया जा सकता है। साबरमती के संत द्वारा निर्मित साबरमती आश्रम एक नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट शहरी परिवर्तन का प्रभावशाली एक उदाहरण है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए नगरवासियों और साबरमती के संबंध को नया रूप दिया गया है। नदियों पर स्थित देश के अन्य सभी नगरों के लिए यह अच्छा उदाहरण है। देवियों और सज्जनों, गुजरात के लोगों का देश प्रेम विश्वविख्यात है। गुजराती समुदाय के लोग संपूर्ण विश्व में रहते हैं, परंतु अपनी मातृभूमि भारत से हमेशा जुड़े रहते हैं। इस संदर्भ में श्री उमाशंकर जोशी ने गुजरात के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को बड़े ही सहज शब्दों में व्यक्त किया। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं गुजराती भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐते केवो गुजराती जे हो केवल गुजराती, हिंदू भूमिना नामे जेनी उछले ना छाती, महाराष्ट्र द्रविड़ बंगाल बिहार बधे अनुकूल, ज्यां पग मूगे त्याने थईने रोपाए दृढ़ मूल, सेवा सुबास जेनी ख्याति, तेजवश नक्सिख गुजराती। देवियों और सज्जनों, गुजरात से मेरा संबंध बहुत पुराना है। 70 के दशक से मेरा यहाँ आना जाना होता रहा है। अपनी प्रत्येक यात्रा में मैंने उस विशेष ऊर्जा का अनुभव किया जो गुजरात के लोगों में देखने को मिलती है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि अपनी युवावस्था में मुझे स्वर्गीय मोरारजी देसाई के साथ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया। मोरारजी भाई के बाद श्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात के मूल निवासी हैं।
उनको भी निकटता से जानने और उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी निष्ठा और कर्मठता के फलस्वरूप अनेक पैमानों पर गुजरात को भारत के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और अब प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिला रहे हैं। संयोग से 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की कर्मभूमि भी गुजरात ही थी। इस प्रकार गुजरात ने महान जननायकों और उत्कृष्ट प्रशासकों की प्रभावशाली परंपरा विकसित की है। जैसा कि मैंने अपने संबोधन के आरंभ में कहा था कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आयोजित ये समारोह आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मनाया जा रहा है। यह हम सब का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देश के उज्जवल भविष्य के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं, ताकि सन 2047 में जब हमारे देशवासी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे, तब उस समय की पीढ़ी को अपने देश पर गर्व का अनुभव हो। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और देश के सभी नागरिक स्वतंत्र भारत के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम बनाने के उद्देश्य से मिलजुल कर विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद। जय हिंद। પ્રશ્ન ક્રમાંક 1. તારાપુરથી આણંદ રસ્તાને મજબૂતીકરણની કામગીરી બાબતે સોજિત્રાના ધારાસભ્ય શ્રી પૂનમભાઈ પરમારના પ્રશ્નનો જવાબ માર્ગ અને મકાન મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશ મોદીએ આપ્યો હતો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પ્રશ્ન આણંદ તારાપુર રોડનો હતો. સાહેબે જવાબ આપ્યો છે કે હા, કામ પૂર્ણ થયું છે. પરોલથી 5 કિલોમીટરનો રસ્તો બાકી છે. એનું કામ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ રસ્તો ધેબાકુવાથી પાલોલનો 40થી 60 એટલે 20 કિલોમીટરનો છે અને 20 કિલોમીટરનો રસ્તો 60 મીટર પરથી આપણે 10 મીટર પહોળાઈ કર્યો છે અને એ સંપૂર્ણ રીતે 31 ઓગસ્ટ 2021ના રોજ પૂરો થયો છે. એટલે તમારા પ્રશ્નનો બીજો જે જવાબ હતો એમાં જે 4 કિલોમીટરની જે વાત કરો છો આપ રહી જાય છે, તો એ જે 4 કિલોમીટર માટે પણ અમે મંજૂરી આપી દીધી છે. એટલે એ પણ હવે એની પ્રક્રિયા, ટેન્ડર પ્રક્રિયા થાય એટલે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. અમદાવાદ અને બોટાદ જિલ્લામાં યાત્રાધામોના વિકાસ માટે રકમ અંગે વિરમગામના ધારાસભ્ય શ્રી લાખાભાઈ ભરવાડના પ્રશ્નનો જવાબ યાત્રાધામ વિકાસ મંત્રી શ્રી પૂર્ણેશ મોદીએ આપ્યો હતો. માન્ય અધ્યક્ષશ્રી, મારા વિસ્તારમાં દેત્રોજ તાલુકામાં રૂદાતલ ગામે ગણપતિ મંદિર આવેલું છે અને કાંતરોડી ગામે કુંતેશ્વર મહાદેવ મંદિર જે ઐતિહાસિક છે એ પણ આવેલું છે. વિરમગામ તાલુકામાં હાંસલપુર ખાતે શેરેશ્વર મહાદેવ મંદિર પણ આવેલું છે. એને યાત્રાધામ તરીકે જાહેર કરી કોઈ રકમ ફાળવવા માંગો છો કે કેમ? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, યાત્રાધામમાં ફાળવવા માટે અમુક ચોક્કસો નિયમો હોય, એની અરજી કરવાની હોય. છતાં પણ ખાસ કિસ્સામાં જો અરજી આવશે તો અમે પુનઃ વિચાર કરશું. માન્ય શ્રી રાકેશભાઈ. માન્ય અધ્યક્ષ મહોદય, હું અમદાવાદ અને બોટાદ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી કોઈ સોલર રૂફટોપ યોજના હેઠળ કયા કયા યાત્રાધામો કે ધાર્મિક સ્થાનોને આપણે આવરી લીધા છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે સોલારનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, એ સોલાર સિસ્ટમને કારણે પણ અનેક આપણને ફાયદા છે. એમાં પાવર જનરેટ એક પોતે કરી શકે, પોતાનું બિલ પણ ઓછું આવે, મંદિર કે ધાર્મિક પરિસર જે એનું 18-19ની વાત કરીએ તો 59 જેટલા રૂફટોપની કિલોવોટમાં, 19-20માં 10 કિલોવોટ, 20-21ની અંદર 7 મંદિર મળીને 67 કિલોવોટ, 21-22માં 7 મંદિર મળીને 92 કિલોવોટ અને કુલ અલગ અલગ રકમમાં છે. આમાં બધે જ ફાયદો થયો છે. માન્ય શ્રી બળદેવજી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરવા માગું છું કે કલોલ શહેરની અંદર કપલેશ્વર મંદિર બહુ પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે અને એની બાજુમાં મોટું તળાવ પણ છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તો હું આપના દ્વારા મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરવા માગું છું આ સ્થળને યાત્રાધામ તરીકે જાહેર કરી
અને પ્રવાસનનો સમાવેશ કરવા માગો છો કે કેમ? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મોટે ભાગે આજના અનેક સદસ્યના અનેક પોતાના વિસ્તારમાં અથવા બીજા વિસ્તારમાં જે કંઈ ધાર્મિક મહત્ત્વ હશે, ઐતિહાસિક મહત્ત્વ હશે, ભૌગોલિક મહત્ત્વ હશે, તો આ પ્રકારના અનેક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા છે. તો સભાગૃહને ખાતરી આપવા માગું છું કે આ બધા જેણે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કર્યા છે એનો અમે વિભાગ દ્વારા તપાસ કરાવીશું અને એની જે કંઈક લોકોમાં પડેલી આસ્થા એ બાબતે સર્વે કરાવીને એક પછી એક તબક્કાવાર આ પોઝિટિવ નિર્ણય તરફ અમે આગળ વધવાના છે. મને એવું લાગે છે કે બધા જ્યાં જ્યાં આવું પવિત્ર યાત્રાધામનું કામ કરાવવાનું છે એ માનનીય મંત્રીશ્રીને પોતાનો એક કાગળ લખીને આપી દે અને મંત્રીશ્રી એના પર વિશેષ ધ્યાન દેશે. વાહન વ્યવહારની વાત કરીએ, આપણે મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આ વખતે બજેટની અંદર પણ લગભગ 11 થી 12 લાખ વિદ્યાર્થીઓને બસમાં પાસની ઉપર કોઈપણ પ્રકારનો નિઃશુલ્ક ચાર્જ મફત મુસાફરી કરવાનો વિદ્યાર્થીઓને આપણે લાભ આપી રહ્યા છીએ. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે એસટી બસની અંદર એક જ દિવસમાં 94,539 જેટલી ટિકિટ બુકિંગ ઓનલાઈન 21 નવેમ્બર 2021ના રોજ થયેલ છે અને એ વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે, જેની સરખામણી ગુજરાત નહીં પરંતુ વિશ્વ લેવલે આટલો મોટો ઓનલાઈન બુકિંગ જો એક દિવસમાં થઈ હોય, આ વર્લ્ડ રેકોર્ડની સાથે સમગ્ર એસટી ડિપાર્ટમેન્ટ અને સૌને હું અભિનંદન પાઠવું છું કે આ ગુજરાત સરકારની બસમાં આપણે સૌ આમાં મુસાફરી કરીને આ બુકિંગ વધારવાનું કામ કર્યું છે. આવનારા વર્ષમાં 400 સુપર એક્સપ્રેસ, 200 સેમી લક્ઝરી, 400 મિની બસ જે 2x2ની અને 200 નોન એસી હાઈ એન્ડ બસ 2x2 સીટબેક પુશ સીટબેક. તો આ પ્રમાણે દરેક વર્ષે 1000થી વધુ બસો ખરીદીને એસટી ડિપાર્ટમેન્ટને મજબૂતાઈ આપવાનું કામ કરી રહ્યા છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આ સન્માનીય સભાગૃહ સમક્ષ માર્ગ અને મકાન વિભાગની મૂડી અને મહેસૂલની 12,024 કરોડની માંગણી લઈને ઉપસ્થિત થયો છે, જે ગત વર્ષે કરતાં 839 કરોડ વધારે રકમ છે. આ સન્માનીય ગૃહને જણાવતા આનંદ થાય છે કે 11,185 કરોડના બજેટ અંદાજ ઉપરાંત ફાળવેલા વધારાના 1474 કરોડ બજેટનો સંપૂર્ણ ખર્ચ થનાર છે. હું આ સન્માનીય ગૃહને એ બાબતનું ધ્યાન મૂકવામાં માગું છું કે ફ્લેગશિપ મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 20,371 કરોડના 58,130 કિલોમીટરના લંબાઈના 23,212 કામ આપણે મંજૂર કર્યા છે. આ પૂરા ગુજરાતની વાત કરીએ તો કદાચ કોઈ બીજા રાજ્યમાં, હિન્દુસ્તાનના બીજા રાજ્યમાં આટલું ઝડપથી અને આટલે મોટા રસ્તા 58,000 કિલોમીટરના એ ક્યાંય ન થયા હોય. દરેક ધારાસભ્યને 20 કરોડની મર્યાદામાં આ મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના નોન પ્લાન રસ્તાના કામોનો આપણે મંજૂરી આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે 10 કરોડની મંજૂરી માન્ય સાંસદશ્રીને આપવામાં આવે છે. આમ માર્ગ અને મકાન વિભાગની આ બધી જાહેરાત કરતાં મને આનંદ થાય છે.